बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। बेटा अभी सब सामने देख रहे हैं। बेटा टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और दूसरे टॉपिक का नाम है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। बेटा पेपर में इसका नाम मॉनेटरी इंसेंटिव भी आ सकता है और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का नाम नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी आ सकता है। ठीक है जी, अभी सब सामने देखेंगे। बेटा जब भी हम बात करेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव की तो प्राइमरी चीज जो इन्वॉल्व होगी वो है पैसा। बेटा एक बात बता देता हूं आपको, देखो दुनिया में 99% वर्कर और एम्प्लॉय ऐसे हैं जो पैसे से मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन दुनिया में 1% वर्कर वो भी हैं जिनको पैसा नहीं चाहिए बेटा, लेकिन जिनको प्रमोशन चाहिए। जिनको प्रमोशन नहीं चाहिए तो रिकॉग्निशन चाहिए, जिनको पैसा नहीं चाहिए, बस कुल मिलाकर ये बात समझो, वो सब कवर होते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में। समझ आई बात? जिनको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन चाहिए, इनको पैसा नहीं चाहिए, तो बेटा उसकी बात करेंगे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। अभी पैसे की बात कर लेते हैं। अब बेटा ये इंसेंटिव हैं बहुत सारे, एक आधा नहीं है, 7 हैं ये। ठीक है जी, तो 2 की बात स्टार्टिंग में एक साथ और बता देता हूं। सबसे ज्यादा टाइम इस पे लगेगा, आधा घंटा के लिए इन टॉपिक पे लगेगा 7, फिर बाकी सारे टॉपिक मिला के जितने भी बचे हैं वो आधा घंटे में कवर होंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहली हेडिंग है बेटा पे एंड अलायंसेस और 7वें नंबर पर लिखी होगी परक्यूजिट्स। लो जी, आराम से समझने की कोशिश करो, टाइम आराम से खर्च करना है, इसलिए जल्दबाजी मचाने की कोई टेंशन है नहीं। जब पता ही है 1 घंटा लगना है तो लगाओ। बेटा बात है पे एंड अलायंसेस की और परक्यूजिट्स की। मैं आपको एक बात बोलता हूं, सबसे पहले जो चीज पैसे वाइज आपको मोटिवेट कर सकती है वो है आपकी खुद की बेसिक पे और साथ में मिलने वाले अलायंसेस। बेसिक पे क्या होता है? बेसिक सैलरी। बेटा देखो, अगर इनिशियली ऑर्गेनाइजेशन में जाते ही बहुत बढ़िया बेसिक पे के साथ जॉब लग जाए, 70,000 रुपए महीना, लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना, तो बेटा सबसे पहली चीज जो कोई चीज आपको मोटिवेट कर सकती है वो है आपकी खुद की बेसिक पे। और उसके बाद अगर कोई चीज मोटिवेट कर सकती है वो ये दोनों है, अलायंसेस एंड परक्यूजिट। डिफरेंस समझने की कोशिश करना। बेटा इन दोनों में होता पता है क्या फर्क है? ऑर्गेनाइजेशन तो खर्चा बराबर करती है दोनों में ही। अलायंसेस क्या होते हैं? आपके पास इन हैंड कैश में आते हैं, और परक्यूजिट्स में कैश नहीं मिलता लेकिन ऑर्गेनाइजेशन खर्चा कर रही है। जैसे कि बेटा इसकी बात करता हूं, डीए, टीए, एचआरए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंसेस। लो इन चारों की बात कर रहा हूं, जबकि नोट्स बुक में नहीं लिखे होंगे, वो तो 1-2 ही लिखे होंगे। मैं थोड़ी डिटेल्ड बात करता हूं। बेटा डीए, ऑर्गेनाइजेशन कहती है बेसिक पे तो मिलेगी मिलेगी, डीए भी देंगे, साथ में टीए भी देंगे, साथ में एचआरए भी देंगे, सीए भी देंगे। अब ये क्या बोला है? बेटा डीए होता है डियरनेस अलायंसेस। डियरनेस अलायंसेस ये क्या होता है? बेटा इसे हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। यानी कि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं उस हिसाब से डीए बढ़ा देंगे। बेसिक सैलरी का 10% दे रहे हैं। बेसिक सैलरी लगी 50,000 रुपए महीना, 10% ये दे रहे हैं बेसिक सैलरी का, 55,000 मिल रहा है, 5,000 रुपए डीए के नाम का मिल रहा है। ये बढ़ते हैं कैसे बेटा? महंगाई के हिसाब से बढ़ाते रहते हैं। नाम ही क्या है? महंगाई भत्ता, डियरनेस अलायंसेस है। और क्या हो रहा है? आपको इन हैंड कैश में मिल रहा है पैसा। ठीक है जी। ट्रैवलिंग अलायंसेस ये क्या होता है? आप ऑफिशियल टूर पे बाहर जा रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन ने आपको पैसे दे दिए, लो खर्च लेना। एक तो रास्ता ये है, ये होता है अलायंसेस। परक्यूजिट्स ये क्या होता है? बेटा आपको कार दे दी ऑर्गेनाइजेशन की कार से चले जाओ। बेटा देखो, एक चीज में कैश पैसा दिया, एक चीज में कैश नहीं दिया, पर ऑर्गेनाइजेशन ने तो खर्चा किया ना, दोनों ही चीजों में। बात समझ में आई? एचआरए, हाउस रेंट अलायंसेस। अच्छा मान लो आप सहारनपुर से और बेटा पुणे में जॉब लग गई, अच्छा घर नहीं है आपका यहां पर, तो बेटा एचआरए दे रहे हैं आपको, हाउस रेंट अलायंसेस। रेंट पे करते रहो, ये लो हमारे से कैश ले जाया करो, रेंट पे कर दिया करो, रहो आराम से। और दूसरा रास्ता है ऑर्गेनाइजेशन का ही, फ्लैट दे दिया रहने को। खर्चा ऑर्गेनाइजेशन ने दोनों में ही बराबर किया बेटा। एक में क्या हुआ? आपके हाथ में कैश आया पैसा, एक में कैश नहीं आया, पर खर्चा तो करा ही है ना उसने। ठीक है। सीए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंसेस। बेटा अच्छा आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, ये लो अलायंसेस ले लो उनकी एजुकेशन के लिए, आपके हाथ में कैश में आया। और दूसरा रास्ता क्या है? बेटा ऑर्गेनाइजेशन का खुद का स्कूल है, सारे एम्प्लॉइज के बच्चे एम्प्लॉयर के स्कूल में पढ़ते हैं, वहीं पढ़ लो फ्री। समझ आई बात?
ठीक है, दोनों में फर्क क्लियर हुआ पक्का से। चलो एक बात और कर लेता हूं, शायद नोट्स में हेडिंग है बोनस, ठीक है, लो पहले इसकी बात भी कर लेते हैं। बोनस क्या इंसान को मोटिवेट करता है बेटा? वैसे एक बात बोल देता हूं, हमने ना जब 3 हेडिंग पढ़ी थी, मोटिव, मोटिवेशन, मोटिवेटर, मैंने बोला था टेक्निक है मोटिवेटर, तो बेटा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जितने भी पढ़ने वाले हो ये सब मोटिवेटर ही तो हैं। यही तो टेक्निक है जिनका इस्तेमाल किया जाता है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, इनसे ही तो सेटिस्फाई होता है एम्प्लॉय। बात समझा? ये एक मोटिवेटर है, 7 फाइनेंशियल में, 6 नॉन फाइनेंशियल में, 13 पढ़ने वाले हैं, सब मोटिवेटर है। टेक्निक यूज टू सेटिस्फाई द एम्प्लॉय, यूज टू मोटिवेट द एम्प्लॉय, ठीक है ना। चलो जी, बोनस, बेटा बोनस से इंसान मोटिवेट होता है? हाँ, सावजी भाई ढोलकिया जैसा कोई वो देगा बोनस तो मोटिवेट हो जाएगा। सावजी भाई ढोलकिया नाम सुना है ना बेटा? सुना है ना? बॉम्बे, सूरत का वो है बेटा, डायमंड मर्चेंट है, डायमंड मर्चेंट है, नाम है सावजी भाई ढोलकिया। हर साल बोनस मिलता है। कार इस बार बेटा बोनस दिया, दिवाली बोनस है ना, 600 कार दी वैगनार, 600 कार दी वैगनार और 3 दी ऑडी, 3 ऑडी दी अपने एम्प्लॉइज को बोनस में, और 600 एम्प्लॉय को वैगनार। बेटा बोनस भी मोटिवेट करता है इंसान को। अगर एम्प्लॉयर इतना अच्छा हो तो एम्प्लॉय तो लॉयल्टी दिखाएगा ही अपनी, और बेटा मोटिवेट होकर आपके ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए पागल हो जाएगा वो, अगर आप ऐसे बोनस डिक्लेयर करते हो तो, ठीक है ना बेटा। तो बोनस भी किसी एक्सटेंट तक इंसान को मोटिवेट करता है, ठीक है। अब एक 5th हेडिंग जिसके ऊपर मुझे टाइम खर्च करना है, स्टॉक ऑप्शन या को पार्टनरशिप, 5th नंबर पे लिखी हुई आपके नोट्स में। चलो जी समझते हैं बेटा क्या चीज है ये स्टॉक ऑप्शन या को पार्टनरशिप। बेटा इसका सही नाम ना इसोप है वैसे, या आप एक और नाम से भी बोल सकते हो इसको, इसोस। लो मैं आपको समझाता हूं, पहले मेरी तरफ देखो। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ठीक है, ठीक है। अभी जरा समझना बेटा, आज मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जॉब लगती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन करोड़ों रुपए खर्च करती है आपके ऊपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे हर साल, और एम्प्लॉय क्या करता है, रुकता नहीं। ऑर्गेनाइजेशन ने 6 महीने की ट्रेनिंग दिलवाई, कई लाखों रुपए अकेले एम्प्लॉय पे खर्च कर रखे हैं। एम्प्लॉय ने क्या करा, ट्रेनिंग ले ली, 2 महीने जॉब करी, छोड़ दी। ऑर्गेनाइजेशन के लाखों तबाह, और हर बार होता था ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐसा। ऑर्गेनाइजेशन ने बॉन्ड साइन कराना शुरू कर दिया, सुनते हो ना, 6 महीने का बॉन्ड साइन कर रखा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, इस कंपनी के साथ मैं छोड़ नहीं सकता, छोड़ूंगा तो डबल सैलरी पे करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। लेकिन ये भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अगर 6 महीने में आपके ऊपर कई लाखों रुपए खर्चा कर दिया है, तो ऑर्गेनाइजेशन बॉन्ड साइन आपसे ज्यादा से ज्यादा साल का कराती है, ठीक है। आप साल भर जॉब भी करोगे ना बेटा, उनका उतना अमाउंट आप उनको कमा कर नहीं दे सकते जितना उन्होंने आपके ऊपर खर्च कर दिया। कहीं ना कहीं अगर आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जॉब छोड़ते हो, तब भी ऑर्गेनाइजेशन को ही लॉस होने वाला है, तब भी ऑर्गेनाइजेशन को ही लॉस होने वाला है। तो इसका हल क्या निकाला बेटा ऑर्गेनाइजेशन ने, वो है ये, मैं बेस बता रहा हूं बेटा, बेस नहीं बताऊंगा समझ नहीं आएगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, अब ये बहुत आराम से पढ़ना, ऑल्दो मेरे को डिटेल इतना पढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन बेटा समझ नहीं आएगा, फिर रटना हो जाएगा, तो समझाने के लिए कुछ भी। देखो क्या होता है, आपने 1 अप्रैल 2019 में मान लो जॉब ली, ठीक है, इन्फोसिस में, ठीक है। इन्फोसिस के शेयर का प्राइस चल रहा है, समझ लो बेटा सिंप्लिसिटी के लिए 200 रुपए, ठीक है। और उन्होंने आपको क्या कहा, ऑप्शन प्राइस, हम आपको 50 रुपए में शेयर दे देंगे इन्फोसिस का, अगर आपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल कॉन्टिन्यूस काम किया तो, और हम 1000 का ऑप्शन दे रहे हैं आपको, 1000 शेयर तक खरीद सकते हो 50 रुपए में, बट एवर द मार्केट प्राइस में बी ऑन द एंड ऑफ द 3 ईयर। 3 साल काम करो, 3 साल का जो मर्जी प्राइस हम 50 रुपए में शेयर देंगे। और आज का प्राइस क्या है, आज की मार्केट वैल्यू चल रही है 200 रुपए, यानी कि 150 रुपए का एक शेयर में फायदा, यानी कि 1.5 लाख रुपए का फायदा। लालच दे दिया 3 साल रुकने का, ठीक है, चलो लालच तो दे दिया बेटा। अब बेटा साल चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, गालियां पड़ रही हैं, दबा दबा के बॉस से पड़ रही हैं, और ये साल बीत गया, 31 मार्च 2020 आ गया, ठीक है। आज शेयर का प्राइस हो गया 300। अच्छी कंपनियों के शेयर का प्राइस तो गिरते ही नहीं, बढ़ते ही बढ़ते हैं, 300 हो गया, और 50 रुपए में ऑप्शन मिला हुआ है,
यानी कि 2.5 लाख का फायदा तो आज ही है। आपने कहा कोई नहीं, अब मेरी गालियों खाने की कैपेसिटी बढ़ गई क्योंकि 2.5 लाख का फायदा है। ठीक है, हाँ जी, गालियां पढ़ रही हैं, बहुत मुश्किल से 1 साल और निकाल दे। 31 मार्च 2021 आज शेयर का प्राइस हो गया 400 रुपए, 350 रुपए फायदा पर शेयर, 3.5 लाख रुपए का फायदा, कैपेसिटी और बढ़ गई। ठीक है, अब तो गालियां खा सकते हैं, 1 साल निकाला, गालियां खा रही है, 3.5 लाख रुपए कमाने। ठीक है जी, बॉस ने गालियां दे रखी है, चल रहा, साल बीत गया 31 मार्च 2022, आज शेयर का प्राइस हो गया 450, 450 रुपए प्राइस हो गया। आपको 50 रुपए में ऑप्शन था, यानी कि हर शेयर में फायदा 400 रुपए, 1000 शेयर, 4 लाख रुपए का प्रॉफिट। बेटा देखो अब होता क्या है, यहां से आपको जनरली 6 महीने दिए जाते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर हम अपने पैसे पे करो, यानी कि 50 रुपए पर शेयर, 1000 शेयर के आप 50,000 रुपए पे करो, हम आपको शेयर देते हैं। आप पे कर देते हो 50,000, शेयर आपको मिल जाते हैं, उसका चाहे हाथों हाथ बेच दो 400 रुपए का, जो 450 का प्राइस चल रहा है, बेच के खा जाओ 4 लाख का प्रॉफिट। समझ आई बात? ये है इसोप। अब नाम देखो क्या इसका, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान और प्रोग्राम। ठीक है जी, मेरा सीए भी मेरे को ऐसे ही समझाता था किसी टाइम पर जब मैं पढ़ता होता था। ठीक है ना, समझ आई बात? ये सीए फाइनल में इसकी अकाउंटिंग है, मैं तो अकाउंट्स भी सिखा सकता हूं इसके, खैर छोड़ो, मेरे को तो थ्योरी बतानी है थोड़ी सी, वो भी ऐसे नहीं लिखी होगी इतनी डिटेल्ड। वैसे एक बात बोल देता हूं थोड़ी सी डिटेल जाने के लिए, इस पीरियड को बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड, जितने साल का ये ऑफर होता है। ठीक है, और वैसे बता देता हूं, जॉब अभी भी नहीं छोड़ पाते आप, क्योंकि यहां पहुंचते ही क्या करते हैं, ये आपको एक और नया ऑप्शन दे देते हैं कि अब की बार ऑप्शन प्राइस है 250 रुपए, 450 तो आज ही चल रहा है प्राइस, 250 रुपए में 1000 शेयर का और ऑप्शन दिया, अगर 3 साल और टिक गए तो वह पूरी जिंदगी निकल जाती है, वरना कंपनी नहीं छोड़ पाता, इतना लालच दिमाग में आ जाता है। समझ आई बात? अच्छा, इसका नाम को पार्टनरशिप क्यों है? अगर नोट्स में देखोगे तो 2 नाम है, स्टॉक ऑप्शन और को पार्टनरशिप। वाई पार्टनरशिप? समझो बेटा, देखो नॉर्मली हु आर द ऑनर ऑफ द कंपनी, टॉप लेवल ऑफिशियल जिनके पास सबसे ज्यादा इक्विटी शेयर है, ये ऑनर है। अब आपको भी इक्विटी शेयर मिल गए तो आप भी ऑनर हुए, क्योंकि ऑनर कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर आर द ऑनर ऑफ द कंपनी। एम्प्लॉय को भी इक्विटी शेयर दे दिया आपने, वो भी तो ऑनर बन गए, इसलिए इसको बोला जाता है को पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होगी दोनों के बीच में, ये भी ऑनर थे, आप भी ऑनर बन गए। समझ आई बात? क्या लॉजिक है पार्टनर्स को पार्टनरशिप बोलने का? बात ओके? 3 बातों में कोई समस्या तो नहीं? पे एंड अलायंसेस क्लियर, परक्यूजर्स क्लियर एंड इसूप क्लियर हो गया। ठीक है जी बाबू, रिटायरमेंट बेनिफिट जिसके ऊपर टाइम खर्च करना है। अब मैंने आपको सुबह 3 टर्म बोली थी सोशल सिक्योरिटी में, प्रोविडेंट फंड, पेंशन और ग्रेचुटी, और मैंने कहा था समझाऊंगा थोड़ी देर बाद जब टॉपिक आएगा। रिटायरमेंट बेनिफिट, लो जी ये भी समझो। लो जी बेटा, ये समझाता हूं, आराम से समझना बेटा। ये तीनों रिटायरमेंट बेनिफिट है, पीएफबी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन और ग्रेचुटी। ठीक है, पेंशन क्या चीज है बेटा? क्या किसी प्राइवेट जॉब में पेंशन की फैसिलिटी है? किसी भी प्राइवेट जॉब में नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में भी लास्ट में चल रही है, बिल्कुल 2005 या 6 में लास्ट टाइम फॉर्म भरे गए थे पेंशन के, यानी कि उस टाइम जो जो एम्प्लॉय काम करते थे उसके फॉर्म भरे गए हैं। जिसकी 2006 से जॉब लगी है उसको पेंशन की बेनिफिट नहीं मिल सकता, लेकिन जो थे उनको तो बेनिफिट मिल रहा है। और बेटा ये एक मोटिवेशन है बहुत तगड़ा कि आपको रिटायरमेंट के बाद भी पैसा मिलेगा। मान लो अगर आप 60,000 रुपये महीना पे जॉब कर रहे थे, ठीक है, आप 60 साल में रिटायर हुए, तो बेटा जिस सैलरी पे आप जॉब कर रहे थे उसका जस्ट हाफ आपको मिलता रहता है जब तक आप जिंदा रहते हो। आप रिटायर हो गए, 30,000 रुपये महीना बैठे बिठाए घर आ रहा है, ठीक है। आपकी डेथ होगी तो आपके स्पाउस को, मतलब अगर हस्बैंड की डेथ होगी तो वाइफ को, वाइफ की डेथ होगी तो हस्बैंड को, स्पाउस को आते रहेगा जब तक वो जिंदा रहेगी। उसके मरने के बाद ये कहानी खत्म हो जाती है? क्या चीज? दोनों फिर तो खत्म, मामला खत्म, फिर थोड़ी मिलेगा किसी को कुछ। एक्सेप्शनल क्वेश्चन तो बच्चों के दिमाग में पहले ही रहते हैं। HUF पढ़ाता होता था मैं, तो मैं हमेशा बोलता था जो मोस्ट एल्डेस्ट मेंबर है वो करता होगा, कहता है दोनों जुड़वा हो तो पागलों को पागल ही रहोगे तो हाँ ठीक है जी, हाँ जी ठीक है जी, बात ओके। पेंशन इज क्लियर। प्रोविडेंट फंड, चलो इसकी बात करते हैं, ये क्या होता है?
बेटा देखो, जब भी एक वर्ड आता है ना फंड, तो आप कंफ्यूज मत हो आया करो, सिंपली समझा करो इट इज अ बैंक अकाउंट। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। आपकी 25 साल में जॉब लगी 9 लाख पर एनम। ठीक है, हम जब किसी से सैलरी पूछते हैं ना तो हमेशा पर एनम ही बताता है वो। ठीक है, नॉर्मल पे पैकेजेस बोलने का क्राइटेरिया क्या है, पर एनम बोलते हैं। तो मैंने किसी से सैलरी पूछी कितनी सैलरी, कहता है 9 लाख है, लेकिन कुछ चीजें कट कुट आ गए, हाथ में 7.5 लाख आटता है। 9 लाख है, 1.5 लाख कहां चला जाता है जो तेरे हाथ में 7.5 लाख आता है? बेटा दो जगह, एक तो इनकम टैक्स पे होता है आपका, ठीक है, दूसरी चीज प्रोविडेंट फंड में जाता है पैसा। मान लो बेटा आप हर महीने प्रोविडेंट फंड में 5,000 रुपए डाल रहे हो, यानी कि साल भर का 60,000 रुपए आप डाल रहे हो। ठीक है, देखो प्रोविडेंट फंड क्या होता है, एक बैंक अकाउंट है जहां जब तक आपकी जॉब रहेगी आप पैसा डालते रहोगे और अपॉन रिटायरमेंट आपको ये सारा पैसा मिलेगा। ठीक है, आपने डाले 5,000 रुपए महीना, जितना आप डालते हो रूल है उतना ही आपका एम्प्लॉयर डालता है, मालिक भी उतना ही डालता है। आपने 5,000 डाले, आपके ही बैंक अकाउंट में एम्प्लॉयर ने भी 5,000 डाले, 10,000 रुपए महीना जुट रहा है। साल का कितना जुट गया? 1,20,000। बोलो फटाफट बोलो, 1,20,000। ठीक है, अगले साल 1,20,000 कितना हो गया? भूल मत जाना, ब्याज भी मिल रहा है, इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। जो पहले साल 1,20,000 डाले, ब्याज मिल रहा है, हर महीने मिल रहा है। ठीक है, जुड़ता जा रहा है पैसा। आप 60 साल में रिटायर हुए, हर साल आपने 1,20,000 डाला, आपने 1,20,000 डाला, आपको पता है 11 साल में पैसा डबल हो जाता है। तो पहले साल जो पैसा बैंक में डाला वो 35 साल रहा, यानी कि वो हो गया होगा 3 गुना। जो दूसरे साल पैसा रहा वो कितना हो गया होगा, वो कितने साल रहा? 34 साल, वो भी हो गया होगा लगभग 3 गुना। समझ आ रहे हैं? पैसा अपॉन रिटायरमेंट इकट्ठा होगा 1.5 करोड़ रुपए, ब्याज ब्यूज मिलाकर। ठीक है, और अपॉन रिटायरमेंट आपको ऑर्गेनाइजेशन कह रही है ये 1.5 करोड़ रुपए आपका, ये लो आप रख लो। क्या बेटा सीरियस मोटिवेशन है कि नहीं है? हाँ सीरियसली बहुत तगड़ा मोटिवेशन है। तो बेटा प्रोविडेंट फंड भी एक मोटिवेशन का सोर्स है और अपॉन रिटायरमेंट आपको मिलता है। ठीक है, अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन खुद ही कर लेता हूं अपने आप से, क्योंकि आप लेग पुलिंग कर नहीं पाओगे। ठीक है, अगर एम्प्लॉई ने बीच में ही जॉब छोड़ दी तो क्या आ सकता है क्वेश्चन? तो देखो दिमाग में आ सकता है। देखो एक बात सुनो बाबू, मैं हमेशा बोलता हूं इट इज अ बैंक अकाउंट। छोड़ दी जॉब तो क्या, नए एम्प्लॉय नई जगह जॉब करने जाएगा, वहां पर नंबर दे दियो, बैंक अकाउंट का ही तो नंबर है, वहीं पैसे डलते रहेंगे। क्या कोई निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता जब तक आपके साइन नहीं हो जाते। बैंक अकाउंट में से कोई निकाल सकता है बिना साइन के आपके? तो क्या टेंशन है? ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं, इट इज अ बैंक अकाउंट। पागल मत हो जाया करो फंड देखकर, अच्छा आप तो समझ आएगा ही नहीं। आधे बच्चों के दिमाग में होता है फंड वर्ड लिखा गया, अब नहीं आता समझ हमारे। ठीक है ना, अकाउंट्स में भी बहुत सारे फंड पड़ते हैं वॉकमैन कंपनसेशन फंड, है ना। चलो छोड़ो, खैर ग्रेचुटी। ग्रेचुटी क्या होता है बेटा? अगर डिक्शनरी मीनिंग देखोगे, ग्रेचुटी का मतलब होता है ऑनर देना, किसी को सम्मान देना। ठीक है, अगर हम किसी को कह दे अच्छा एम्प्लॉय ने तेरी ऑर्गेनाइजेशन में 35 साल जॉब करी, उसे कुछ सम्मान तो दे दे, तो एम्प्लॉयर करेगा क्या? एक मोमेंटो प्रिंट कराएगा 100 रुपए का, फोटो खिंचवा लेगा, दे दिया सम्मान, खत्म कहानी। पर बेटा ये सम्मान ऐसा नहीं है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में पास हुआ, जो बोलता है अगर किसी एम्प्लॉय ने आपको 5 साल से ज्यादा की कॉन्टिन्यूस सर्विस दी है, 5 साल से ज्यादा की कॉन्टिन्यूस सर्विस दी है, तो आपको उसको एक ऑनर देना ही पड़ेगा, विच इज एन अमाउंट। ठीक है, और ये देना कब पड़ेगा? या तो जब वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा है तब, और बेटा अगर नहीं छोड़ के जा रहा तो उसकी रिटायरमेंट पे मिलेगा उसको। और इसके करने का, कैलकुलेशन करने का एक स्पेशल तरीका है। खैर वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, कभी सीए करोगे या बीकॉम फाइनल ईयर तक आ जाएगा, आपको अभी बताने की जरूरत भी नहीं है। तो बेटा 3 चीजें मिलती हैं अपॉन रिटायरमेंट अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आज की तारीख में। पेंशन भी मिलती है, प्रोविडेंट फंड भी मिलता है और ग्रेचुटी भी मिलती है। और मैंने ये तीनों वर्ड सुबह लिखे थे, मैंने कहा था मैं बताऊंगा जरूर इनके बारे में। ठीक है ना बेटा, सोर्स ऑफ मोटिवेशन। अब आपने कितनी बातें पढ़ ली? 4 पढ़ ली शायद। पे एंड अलायंसेस की बात होगी, परक्यूजर्स की बात होगी, बोनस की बात होगी, स्टॉक ऑप्शन की बात होगी, अच्छा 5th में रिटायरमेंट बेनिफिट की बात होगी। अब 2 बातें रह गई हैं, एक तो प्रोडक्शन लिंक्ड वेज इंसेंटिव और एक और प्रॉफिट शेयरिंग। बहुत ईजी है, चलो खैर ये तो बहुत आसान हो गया। अब बहुत ईजी 2 बातें बची है बेटा। देखो ये बात भी आपने सुनी हुई है, डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम में मेरे से एक बात सुनी हुई आपने, वो बात है लगभग। देखो एक तो होता है इंसान को कह दो तेरी सैलरी है 30,000 रुपए महीना, 30,000 पर मंथ, एक तो तरीका ये है सैलरी देने का। एक तरीका यह है बेटा
आपकी सैलरी को लिंक कर दिया जाए विद प्रोडक्शन, आपको कह दिया आपको सैलरी मिलेगी 200 रुपए पर यूनिट, दिन में जितनी यूनिट बनाएगा उसके हिसाब से 200 से गुना कर ले। आपने दिन में बनाई 25 यूनिट, 5000 मिल गए, 24 बनाई 4800 मिल गए, 20 बनाई 4000 मिल गए। बेटा इट इज ऑल्सो अ सीरियस मोटिवेशन टू यू। हर एम्प्लॉय के लिए बहुत तगड़ा मोटिवेशन है ये, क्योंकि उसको लगता है ज्यादा से ज्यादा बनाता हूं, ज्यादा से ज्यादा कमाने को मिलेगा, वो मोटिवेट हो जाता है काम करने के लिए। आपका भी बेनिफिट उसका तो है ही है। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड वेजेस। प्रोडक्शन लिंक्ड वेजेस, बेटा प्रोडक्शन से लिंक करा जा रहा है आपकी वेजेस को, ठीक है जी। एंड लास्ट वन इज प्रॉफिट शेयरिंग, वेरी सिंपल। बेटा कई बार ऑर्गेनाइजेशन आपको ऐसा लालच दे देती है कि इस साल जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 25% सब एम्प्लॉइज में बांट देंगे, 75 हमारा। अब बेटा एम्प्लॉइज पागल, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही ज्यादा हिस्सा मिलेगा, 25%। बेटा बहुत प्रोडक्शन करते हैं एम्प्लॉइज, दिन रात एक कर देते हैं, पैसे के लिए करेंगे। बेटा बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, बहुत ज्यादा सेल होती है, जितनी सेल उतना ही ज्यादा प्रॉफिट और उतना ही ज्यादा उनका 25% हिस्सा। तो ये भी एक बहुत बढ़िया मोटिवेशन है, प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है जी। सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव खत्म हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। आधा घंटा भी पूरा हो गया, चलो जी बढ़ते हैं आगे। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करते हैं। बेटा नॉन फाइनेंशियल 6 हैं, अभी जरा आराम से समझना। सबसे पहली चीज क्या है? स्टेटस। सबसे पहले क्या है? स्टेटस लो, समझना। बेटा देखो, अगर मैं एक बात समझ लेना, इसका नाम है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, यानी कि प्राइमरी चीज पैसा नहीं है। हो सकता है किसी चीज के साथ पैसा भी जुड़ा हुआ हो, लेकिन वो सेकेंडरी चीज होगी, प्राइमरी चीज पैसा नहीं होगी, पक्का। नॉन फाइनेंशियल है नाम, नॉन मॉनेटरी, ठीक है। चलो अभी सामने देखना। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं फाइनेंशियल इंसेंटिव में सबसे पहली चीज जो आपको मोटिवेट करती थी वो थी बेसिक पे। यहां पर कोई चीज सबसे पहले आपको मोटिवेट करती है, वो है आपकी रैंक और पोजीशन। स्टेटस क्या होता है? वंस रैंक और पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली चीज ये इंसान को मोटिवेट करती है। बाबू एक बात बताता हूं, जनरली ऑर्गेनाइजेशन में पता है क्या होता है? 3 लेवल है ऑर्गेनाइजेशन ना, जनरली इन 2 लेवल तक आपको डायरेक्टली नहीं ले जाती। क्या करती है? अगर यहां पर कोई पोस्ट खाली होगी तो मिडिल लेवल का पर्सन जाएगा टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल की पोस्ट खाली होगी तो लोअर लेवल का जाएगा मिडिल लेवल पे, यहां की पोस्ट खाली होगी तो वर्कर जाएगा यहां पर, और यहां पर एम्प्लॉय रिक्रूट कर लेती है। या तो वर्कर लेवल पे लेकर आते हैं या तो यहां पर लेकर आते हैं, जनरल सेंस में जनरली ऐसा ही होता है। लेकिन बेटा अगर मान लो कई बार एक्सेप्शन हो गया ऑर्गेनाइजेशन में और आपको डायरेक्टली मिडिल लेवल पर पहुंचा दिया, आप ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने गए, पहले दिन ही बेटा मिडिल लेवल पर जॉब लग गई, बेटा सीरियस मोटिवेशन है ये। क्योंकि इंसान को लगता है यार अब तो मैं टॉप लेवल तक जाऊंगा ही जाऊंगा, 20 साल और टिक गया ऑर्गेनाइजेशन में, पक्का टॉप लेवल मिलेगा, सीईओ या एमडी भी बन सकता हूं। तो बेटा एक इंसान की पोजीशन भी उसको बहुत मोटिवेट करती है। वैसे आपको एक बात बताता हूं, जब मैं 22 साल में क्वालिफाई हो गया, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, तो मेरे सामने बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी आई, दुनिया जहान की जॉब अपॉर्चुनिटी आई। कुछ जगह जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसी थी, बैंक में इंटरव्यू बेस्ड जॉब थी, सर इंटरव्यू देना था और सीधा बैंक मैनेजर की कुर्सी मिल रही थी एट द एज ऑफ 22, ठीक है। तो बहुत सारे जानकार हैं तो मेरे पीछे पड़ रहे थे, जॉब कर, और मैं हमेशा बोलता था मेरे से जॉब नहीं हो सकती। एक तो जॉब के लिए मेरे को कॉल तक आ गई कि इंटरव्यू बेस्ड जॉब है, बस जाके वहाँ शक्ल दिखाई हो, मेरी जिम्मेदारी है, तो अगले दिन बैठेगा कुर्सी पे, मैनेजर की कुर्सी पे। मैं वहाँ पे भी नहीं गया, कॉल आने के बाद भी फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठ गया, मैं गया नहीं। वो मेरे को 10 बार सर पकड़ के बोलते रहे, यार तू पागल है, तू आया क्यों नहीं, बैंक मैनेजर बनता, और जो तेरी एज है 60 साल तक तू जीएम से कम रिटायर ना होता, जनरल मैनेजर तक पहुंचता, टॉप लेवल की पोस्ट है। कहते कहां पहुंचता तू, क्या करा तूने, 35 साल थे तेरे पास। तो बेटा कई बार एक इंसान की रैंक, मेरे को नहीं कर सकती, वैसे बोल रहा हूं, कई बार एक इंसान की रैंक और पोजीशन उसको बहुत मोटिवेट कर सकती है, ठीक है जी। चलो खैर बढ़ते आगे। बेटा सेकेंड हेडिंग इज करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, बेटा सच सही नाम, सिंपल नाम बता देता हूं, इसका सही नाम है प्रमोशन। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी कह लो या प्रमोशन, लेकिन एक बात समझने की कोशिश करना, बेटा प्रमोशन मोटिवेट करता है, सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होता है प्रमोशन का। आप बेटा मिडिल लेवल पे हो, टॉप लेवल
पे शिफ्ट कर दिया जाए आपको रातों रात आपको टॉप लेवल की अथॉरिटी शेयर करने को मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने को मिले, तो बेटा वो प्रमोशन है, 100% प्रमोशन है बेटा। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी सिंपली मींस प्रमोशन। अब एक बात सुनो बेटा, प्रमोशन के साथ पैसा हमेशा जुड़ा है। हाँ, मिडिल लेवल पे हो, आपको टॉप लेवल पे पोस्टिंग दे दी, क्या सैलरी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, लेकिन लिखा कहां पर है? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है बेटा। प्राइमरी चीज पैसा नहीं है, उसके साथ जुड़ा हुआ पैसा जरूर है, इसलिए नॉन फाइनेंशियल में लिखा हुआ है। क्या प्रमोशन साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होता है? क्या प्रमोशन का मोटिवेशन होता है? 100% बेटा। मिडिल लेवल से सीधा टॉप लेवल जाओगे बेटा, आप खुद समझो टॉप लेवल की पावर, उसको मिलने वाली फैसिलिटीज कितनी अलग होती हैं मिडल मैन से, ठीक है ना। मेरे नॉन में एक वाइस प्रिंसिपल हैं किसी कॉलेज की, बहुत तगड़े, तो प्रिंसिपल जो उनके होता था वो रातों रात एक्सपायर हो गए, और उनके मतलब कॉलेज का नाम था कि जो वाइस प्रिंसिपल होता है वही, उसी को प्रिंसिपल की गद्दी मिलती है, रातों रात प्रिंसिपल। अब बेटा सीरियस मोटिवेशन है वो तो भाई, आप प्रिंसिपल हो किसी बहुत बड़े कॉलेज के, डीन बन चुके हो, वो तो उससे खतरनाक कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता, टॉप लेवल से बढ़िया कोई मोटिवेशन नहीं, ठीक है ना बेटा। तो प्रमोशन एक बहुत अच्छा सोर्स है मोटिवेट करने का, एक बढ़िया मोटिवेटर है बेटा। और क्या हो सकता है? जॉब सिक्योरिटी आपके 5th हेडिंग में दिया होगा शायद आपके नोट्स में, जॉब सिक्योरिटी। लो पढ़ते हैं। ऑल्दो खैर मेरे को नहीं लगता ये मोटिवेशन यार, मुझे तो लगता है ये ज्यादा ना इंसान को लेजी बनाता है जॉब सिक्योरिटी देना। देखो क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी है, एक बार जॉब लगी तो जॉब जाएगी नहीं जब तक अल्लाह को प्यारे नहीं हो जाते, वरना जॉब करते रहो बैठकर, ठीक है ना। और देखो बेटा अब क्या होता है, काम कहां करते हैं वो, जॉब सिक्योरिटी इंसान को हमेशा लेजी बनाती है बेटा। उनको पता है हमारी जॉब तो जा नहीं सकती, और वैसे भी सरकारी जॉब में अच्छा सुबह 10 से 5 आना है, पढ़ाना है, ये कहीं नहीं लिखा होता। अगर आप सरकारी स्कूल में हो, आना है 10 से 5 तो आ जाते हैं। लेडीज टीचर है मेरे घर के पीछे है सरकारी स्कूल, आ जाती हैं बेटा, सिलाई कढ़ाई बुनाई करती रहती है, सर्दियों में चली जाती हैं 5 बजे तक, 10 से 5 आना ही तो है। पढ़ा देते तो बच्चों का भविष्य कुछ और होता, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है ना। और बेटा बैंक एम्प्लॉइज बुरे हाल, मैं आपको फर्क भी बता देता हूँ आज प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक में। मैंने तो स्पीड देख रखी है दोनों की, अभी दे दूं एक 500 के नोट की गड्डी तो 3 बार तो गिनी जाएगी हाथ से, फिर 2 बार मशीन में लगाई जाएगी, फिर नकली नोट चेक होंगे, एक बंदे पे लगा देंगे 20 मिनट। और प्राइवेट बैंक मैं बता नहीं सकता बेटा, मेरा खुद का दोस्त था प्राइवेट बैंक में, डीमोनेटाइजेशन से पहले जो 500 के नोट चलते थे बहुत नकली आते थे। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ एक चीज होती है फिंगर मेमोरी, हमारी फिंगर की भी मेमोरी होती है, वो बिना देखे नोट काउंट करता था, और बिना देखे नकली नकली उंगली देखकर बता देता था ये नोट नकली है, उंगली टच कर कर। मैंने ऐसे भी एम्प्लॉइज देख रखे हैं बैंक के बेटा। जॉब सिक्योरिटी खत्म करती है इंसान को, ठीक है, मोटिवेट करती होगी जिनको करती होगी, ठीक है ना, लेकिन सोसाइटी के लिए बहुत खराब है किसी एक्सटेंट तक, ठीक है ना। जॉब सिक्योरिटी मोटिवेशन है, हाँ बेटा, जिस एम्प्लॉय की जॉब लगी उसके लिए तो बहुत बढ़िया मोटिवेशन है, चलो जिंदगी भर की छुट्टी हुई, सेफ्टी होगी। आपको पता है ना पुराने जमाने में लोग क्या कहते थे, गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का चाहिए हमारी बेटी के लिए, गवर्नमेंट जॉब वाला। वो क्यों, वो इसलिए चाहिए होता है क्योंकि बेटा उसकी पूरी जिंदगी सेव करने चाह रहे हो आप उसकी, जॉब सिक्योरिटी, ठीक है ना, बात ओके। हाँ अब समझ में आया बहुत अच्छे से, जॉब सिक्योरिटी बेटा। 4th वन इज एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम बेटा, एम्प्लॉय के टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना। और यकीन माना बेटा दुनिया के 99% लोग फाइनेंशियल इंसेंटिव से मोटिवेट होते हैं, उस 1% में मैं भी हूं। ये यहां पर एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, पैसा नहीं चाहिए बेटा, लेकिन अपने टैलेंट का रिकॉग्निशन चाहिए अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो। बेटा बहुत सारे एम्प्लॉय धरती पे आज भी ऐसे होंगे जिनको रिकॉग्निशन चाहिए, और बेटा ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती हैं आपको। कई बार क्या किया जाता है बेटा, जैसे आपके स्कूल में एनुअल फंक्शंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी रहते हैं, ठीक है, एनुअल मीट्स होती हैं बेटा, पूरी पूरी फैमिली के साथ हर एम्प्लॉय इन्वाइटेड होता है, और वहां पर अगर किसी को बुलाया जाए 100% अटेंडेंस, क्या होगा बेटा, गूज बम्प हो जाएंगे, मेरे को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। फेयरवेल के टाइम पर आपको बहुत सारे सैशेस दिए जाते हैं या अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है ना, मोस्ट स्टूडियस स्टूडेंट या कुछ भी, ठीक है ना, मोस्ट डिसिप्लिन स्टूडेंट। बेटा एक सीरियस सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। डोमिनोज में ऐसा होता है बहुत ज्यादा, बताता हूं आपको। डोमिनोज में आप जाते हो बेटा, सर्विस गुरु,
एक फ्रेम लगा हुआ है सर्विस गुरु के नाम से, या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। अब आप देखते हो हर मंथ उसकी पिक्चर चेंज हो रही है, नीचे पर्सन का नाम लिखा हुआ है। वो कौन सा पर्सन है जिसने सबसे ज्यादा ऑर्डर लिए अपनी यूजर आईडी पासवर्ड से, सबसे ज्यादा मतलब ऑर्डर प्लेस किए हैं उसकी यूजर आईडी से, ठीक है ना, सबसे ज्यादा सेल करी है ऑर्गेनाइजेशन की। तो बेटा रिकॉग्नाइज कर रहे हो आप अपने एम्प्लॉय को, या डिस्प्ले कर देना उसका नाम किसी नोटिस बोर्ड पे ऑर्गेनाइजेशन के, किसने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये किया है। तो बेटा ये भी एक बढ़िया सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। मेरे को 2 बार अवार्ड मिला है मोस्ट स्टूडियस स्टूडेंट का, तो हमेशा ही रहता है बेटा। हाँ वो एक लम्हा होता है, बहुत अच्छा होता है। 12th की फेयरवेल के टाइम पर ही मिला था मेरे को भी। तो ऐसे ही पूछा, जो भी एंकरिंग कर रहा था, द अवार्ड फॉर द मोस्ट स्टूडियस स्टूडेंट गोज टू, और माइक ऑडियंस की तरफ, और पूरा स्कूल चीख रहा है मनीष। तो भाई मेरे को भी लगेगा भाई, मेरे रोंगटे बहुत खड़े हो गए। मैंने कहा अच्छा जी, इतनी तेज आवाज थी, मेरे को आज तक वो कान में गूंजती है जब मैं वो अवार्ड लेने गया, ठीक है ना बेटा। तो मैं बोल रहा हूँ, एक छोटा सा अवार्ड हमारे लिए इतना तगड़ा मोटिवेशन है। तो एम्प्लॉय की क्या हालत होती होगी अगर 1 लाख एम्प्लॉय के बीच में उसका नाम नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले है कि इसने इतना बढ़िया काम किया ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सोच कर देखो, ठीक है। बात ओके, इतनी बात समझ में आई बेटा। अब 2 बातें बची हैं इसमें, एक है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन और एक जॉब एनरिचमेंट। मैं दोनों बातें समझाता हूं आपको। पहले जॉब एनरिचमेंट। बेटा देखो, कई बार क्या होता है, अगर एम्प्लॉय की जॉब में कोई रिच कंटेंट नहीं है, कोई ठीक ठाक कंटेंट नहीं है, तो वो भी जॉब छोड़ना चाहता है। उसको अच्छा नहीं लगता खाली बैठ के सैलरी लेना। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से। जब मैंने इनिशियली ट्यूशन पढ़ानी शुरू करी और ऑफिस एस्टैब्लिश किया, तो मैंने 2 एम्प्लॉइज को जॉब दी, ठीक है। मैंने कहा तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, मैं तुम्हें नोट्स दूंगा, तुमने इसको टाइपिंग करना है। कंप्यूटर, पहले मैं फोटो स्टैटेड नोट्स देता था, मैंने कहा तुमने कंप्यूटराइज करना है इसको, और जितने मैं बोलूँ उतने प्रिंट देने हैं, रोज मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगा। तो ठीक है, उन्होंने जॉब करनी शुरू करी, टाइपिंग टाइपिंग सीखी, ठीक है, टाइपिंग टाइपिंग करते रहे, चलता रहा। सितंबर अक्टूबर तक सारे नोट्स बन गए, वो फ्री। तो बोल रहे भैया अब क्या करें। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, इस महीने कोई काम नहीं, अभी तुम खाली बैठो, कोई टेंशन नहीं है। रिवीजन बैच शुरू होंगे ना, तो नोट्स में चेंजेस करूंगा और तुम्हारे से केस स्टडीज वगैरह प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। 1 महीना बीत गया, खाली बैठ के, सुबह आए 10 बजे, शाम को 5 बजे, खाली बैठ के चले जाए। दूसरा महीना बीत गया, तीसरा महीना, 3 महीने हो गए, परेशान बहुत। कह रहे भैया या तो कोई काम बता दो या हम छोड़ रहे। मैंने कहा यार छोड़ने तो दूंगा नहीं मैं। वो मेरे पास ही पढ़े हुए थे बच्चे 12th में, ठीक है, उनके घर की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी, मैंने जॉब दे दी थी, ठीक है जी। तो मैंने कहा नहीं, छोड़ना तो नहीं है, और मैं खाली बैठ के सैलरी उनसे ली नहीं जा रही है। तो मैंने एक काम करा, मैंने उनकी जॉब को रिच करने की कोशिश कर दी, जॉब एनरिचमेंट करने की कोशिश कर दी, नया कंटेंट डालने की कोशिश कर दी। मैंने कहा काम सुनो, जीएसटी आ रहा है बहुत जल्दी, ठीक है, जीएसटी का काम सीखना चाहोगे? कह रहे हाँ। उन्होंने बहुत इंटरेस्ट से बोला। मैंने कहा ठीक है। तो मैं पढ़ रहा था उन दिनों जीएसटी, मैं भी पढ़कर आया हूँ जीएसटी को। जीएसटी आने से 6 महीने पहले मैंने सारी पढ़ाई पूरी कर ली थी जीएसटी की। तो मैंने उनको सिखाना शुरू कर दिया रोज, और वो बैठकर प्रैक्टिस करते हैं उन चीज़ों की, ठीक है। उनकी जॉब को मैंने एनरिच कर दिया, नया कंटेंट डाल दिया उनकी जॉब में, वो बहुत इंटरेस्ट लेने गए, ठीक है। एट द एंड जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया, तो उनको जीएसटी का सारा प्रैक्टिकल वर्क भी सीखने को मिल गया 2-3 महीने में, ठीक है। आज की तारीख में भी वो मेरे पास ही है। नाउ बेटा दे आर द एक्सपर्ट ऑफ जीएसटी, मतलब जितना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपर्ट होता है, इक्विप होता है, इतना ही वो एक्सपर्ट है। जिस मर्जी चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने खड़े कर दो, बहुत नॉलेज है आज की तारीख में उन्हीं दोनों बच्चों को। तो बेटा जॉब एनरिचमेंट भी मोटिवेशन का सोर्स है। समझ आई बात? ओके विकास, समझ आई बात? हाँ जी ठीक है बेटा। लास्ट वन इज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन क्या चीज है और किस चीज में पार्टिसिपेट कराना है? देखो बेटा मैं बता रहा हूं, यहां पर ना एक वर्ड दिया था एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल में, इस वर्ड से केस स्टडी आ गई पेपर में आज से 2 साल पहले, और किसी को ये नहीं समझ में आता केस स्टडी कहां से है। एक वर्ड पर केस स्टडी आई हुई है, एक वर्ड पर। मैं अभी बोलकर बताता हूं आपको क्या चीज है। बेटा हेडिंग का नाम है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, यानी कि एम्प्लॉय को पार्टिसिपेशन दो। किस जगह पर पार्टिसिपेशन देना है? बेटा इनके कहने का मतलब है छोटी छोटी कमेटी बनाओ ऑर्गेनाइजेशन में, 50-60 कमेटियां बना लो, ठीक है। और उसमें क्या करो, हर एक में 10-10, 20-20 एम्प्लॉय मेंबर बना दो। जिससे क्या होगा बेटा, 1200-1500 लोग कमेटियों के ही मेंबर है। उनको भी लगेगा अच्छा हम ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, देखा कितनी बड़ी अथॉरिटी है हमारी। जबकि आपको भी पता, मुझे पता, होना कुछ नहीं उससे। स्कूल में हेड बॉय हेड गर्ल है, कुछ होना है? मॉनिटर है, वाइस कैप्टन, कैप्टन्स। मुझे भी पता है कुछ नहीं होना, तुम्हें भी पता है कुछ नहीं होना, दिल की तसल्ली है।
हेड बॉय बन गया, पता नहीं क्या सोचेंगे, कितना बड़ा मोटिवेशन है। लेकिन प्रैक्टिकली आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, एक एडमिशन करा देगा स्कूल में? नहीं। तो बेटा क्या अथॉरिटी है आपकी? अथॉरिटी क्या है आपकी? कुछ नहीं। लेकिन बेटा सेटिस्फेक्शन हो रहा है। स्कूल के लिए कोई डिसीजन ले सकते हो? नहीं ले सकते। हो क्या रहा है? सेटिस्फेक्शन हो रहा है। यही बात है एम्प्लॉय के साथ है, होना कुछ नहीं, सेटिस्फेक्शन दे दो। कमेटी बना दी, ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी, ये बेटा एम्प्लॉय के लिए लड़ती है। अगर कोई गलत रूल्स रेगुलेशन बन जाए तो यही सोचती है स्ट्राइक करे, क्या करे, कैसे सुधारे उस रूल। परचेज कमेटी, डिसिप्लिन कमेटी, नाम रख दो कुछ भी, 10-10 लोग मेंबर बना दो। मैं आपको बता रहा हूं कहां से केसड़ी आई थी, ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी वर्ड से। किसी को समझ नहीं आया, ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन में लिखा गया वर्ड है, एबीसी में दी भी है, पढ़ना कभी तो पता लगेगा। ठीक है जी, बात ओके। ये टॉपिक खत्म हो गया। अब जितने टॉपिक बचे हुए हैं सब थके हुए बचे हुए हैं, पूरे 15 मिनट के अंदर अंदर बैच खत्म होने जा रहा है। ठीक है जी, चलो देखना। अभी आप सामने देख रहे हो बेटा, लास्ट एलिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं सुपरविजन। ठीक है, लास्ट एलिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सुपरविजन। लो बताता हूं सुपरविजन का मतलब क्या होता है। सुपरविजन का मतलब पता है क्या होता है बेटा? वर्क इज बीइंग डन एज पर प्लान एंड एज पर इंस्ट्रक्शन। देखो सिंपल सी बात बताता हूं आपको बेटा, टॉप लेवल ने मिडिल लेवल को बताया कि हमारे ये टारगेट है और हमें ये अचीव करा कर देने हैं। ठीक है, इन्होंने लोअर लेवल को बताया, और लोअर लेवल पे एक जॉब पोजीशन होती है नोन एज सुपरवाइजर। सुपरवाइजर, इसका काम होता है बेटा ये देखना कि वर्कर को जैसे समझाया था वैसे काम हो भी रहा है कि नहीं, वर्क इज बीइंग डन एज पर प्लान और इंस्ट्रक्शन और नॉट। क्या वर्क प्लान के अकॉर्डिंग हो भी रहा है कि नहीं? वैसे सुपरविजन का मतलब होता है किसी के काम को ओवरसी करना, देखने की कोशिश करना क्या वो ठीक कर रहा है कि नहीं। समझ आई बात? ठीक है, आपके कोर्स में एक ही टॉपिक है बेटा, रोल ऑफ सुपरवाइजर। ठीक है, दूसरा टॉपिक नहीं है सुपरविजन का। अब मेरी तरफ देखोगे तो 1 मिनट में मैं पूरा रोल खत्म करता हूं, बस आप सामने देखो मेरी तरफ। बेटा नोट्स में ना मैंने 8 लिखे हैं, और यकीन मानना इतने इजी है मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। सामने देखना, सारे लोअर लेवल के फंक्शन लिखाओ पेपर में, हो गया सुपरवाइजर का रोल खत्म। लो मैं समझाने की कोशिश करता हूं क्या क्या लिख सकते हैं। पहला, इट इज अ लिंक बिटवीन, सुपरवाइजर इज अ लिंक बिटवीन मिडिल लेवल एंड द वर्कर। इसको ये एक्सप्लेन कर दो, लिख दिया जी। दूसरी बात, एक ही हेडिंग को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, लिख दिया, लिंक बिटवीन मिडिल लेवल एंड वर्कर। दूसरा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वर्कर, वर्कर के डायरेक्ट टच में तो यही है। ही एक्ट एज द फिलोसोफर, एज द गाइड टू द वर्कर, और थोड़ी कोई गाइड करेगा, यही तो गाइड करेगा। हाँ ठीक है, बात वैसे पहली वाली और दूसरी वाली में कोई अंतर नहीं था। तीसरा, अवॉइड ऑफ कंफ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, ये भी सेम बात है, लिखने का तरीका अलग। बाबू सुपरवाइजर क्या करता है, मिडिल लेवल जो ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन देते हैं ये पास ऑन करता है वर्कर को, और वर्कर के ओपिनियन ग्रीवेंसेस को ये पास ऑन करता है मिडिल लेवल को, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कोई कंफ्लिक्ट ना रहे। ठीक है, मिडिल लेवल और ऑर्डर इंस्ट्रक्शन इसको देता है, ये वर्कर को बताता है कि मिडिल लेवल से ये इंस्ट्रक्शन आ रही है, ये कुछ अपनी ओपिनियन ग्रीवेंसेस देते हैं, कुछ सजेशन देते हैं, ये पास ऑन करता है मिडिल लेवल को, ताकि कोई कंफ्लिक्ट ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। 3 हेडिंग खत्म। बस अब सामने देखो, यूनिटी अमंग वर्कर, बेटा वर्कर आपस में लड़ाई झगड़ा ना करे, डिसिप्लिन से रहें, ये किसकी जिम्मेदारी है? सुपरवाइजर की। ऑन द जॉब ट्रेनिंग देना, सुपरवाइजर की। एनालिसिस ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, बेटा अगर गलती कर रहा है, ये कोई फिनिश गुड्स बना रहा है, गलत शेप में बन रहा है, गलत साइज में बन रहा है, तो इसका फिनिश गुड्स को इंस्पेक्ट कौन करेगा? सुपरवाइजर। वही तो चेक करके बताएगा सही बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो एनालिसिस ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, बात समझ में आई? इतना भी लिख दोगे बेटा तो 6 से ज्यादा हेडिंग हो चुकी, 6 नंबर से खरे फ्री के नंबर थे, खत्म हो गया, यही था सुपरविजन। अब बचा डायरेक्टिंग का इंट्रोडक्शन, थका हुआ है ये भी निपटाओ। बेटा अगर आपको याद हो, मैं हमेशा टेबल बनाता हूं, प्लानिंग क्या करती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या करती है, स्टाफिंग क्या करती है, डायरेक्टिंग क्या करती है। मैं हमेशा लिखता हूं डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। याद आई बात? डायरेक्टिंग का पहला फीचर है ये, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग, पहला ही है, फ्रंट पेज पे लिखा है। बेटा एक्चुअल वर्किंग हमेशा स्टार्ट होती है डायरेक्टिंग से। देखो प्लानिंग में आपने क्या करा, ऑब्जेक्टिव सेट किया, ऑर्गेनाइजिंग में आपने सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करे, स्टाफिंग में ह्यूमन रिसोर्सेज आए। बेटा एक्चुअल वर्किंग तो डायरेक्टिंग से स्टार्ट होती है ना, इसलिए बोलते हैं डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। समझ आई बात? हाँ आई, ये तो सिंपल है। बेटा डायरेक्टिंग परवेसिव है कि नहीं?
देखो एक बात सुनो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, हर फंक्शन हर लेवल पर परफॉर्म होता है, लेकिन उसका एक्सटेंट कम या ज्यादा हो सकता है। बेटा देखो एक बात सुनो, अगर आप ये बोलते हो प्लानिंग सिर्फ टॉप लेवल पे होती है तो आप बहुत गलत बोल रहे हो। लेकिन अगर आप ये बोलते हो प्लानिंग सबसे ज्यादा टॉप लेवल पे होती है, बात सही है। मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूं, मैंने प्लानिंग में भी यही बात समझाई थी। बेटा प्लानिंग 90% यहां से होती है, 7% मिडल लेवल भी करता होगा, 3% ये भी लोअर लेवल भी करता होगा। मैनेजमेंट का हर फंक्शन हर लेवल पर होता है, इसलिए हर फंक्शन परवेसिव है। परवेसिव मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर। बेटा डायरेक्टिंग सबसे ज्यादा लोअर लेवल से होती है, सबसे ज्यादा, लगभग 90%। आपने कभी सोचा है सुपरवाइजर का काम करता है, पहला एलिमेंट यहां, जो इंसान आपकी नीड को आइडेंटिफाई करके सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि मोटिवेशन, वो कहां पर होता होगा पर्सन, वो भी यहां, क्योंकि वर्कर के डायरेक्ट टच में आप ही हो। लीडर कहां होता है, वो भी यहां। वर्कर किसके बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होंगे, जिसके टच में होंगे उसी से, तो टॉप लेवल से तो इन्फ्लुएंस होने से रहे। बेटा आपको कम्युनिकेट करने की जिम्मेदारी किसकी है, वो भी यहां। डायरेक्टिंग के चारों एलिमेंट यहीं से परफॉर्म हो रहे हैं। सबसे ज्यादा डायरेक्टिंग यहां से होती है, सबसे ज्यादा, ऑलमोस्ट 90%। 7% यहां से, 3% यहां से, सब उल्टा हो जाता है प्लानिंग का। लेकिन बेटा क्या डायरेक्टिंग सिर्फ लोअर लेवल से होती है, या ये लिख दोगे तो 0 मिल जाएगा। डायरेक्टिंग परवेसिव है। मैनेजमेंट का हर फंक्शन हर लेवल पर है, लेकिन उसका स्कोप और एक्सटेंट कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है बेटा, डायरेक्टिंग इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब चलता रहेगा, नेवर एंडिंग, ऑन गोइंग प्रोसेस है। देखो एक बात है सिंपल सी, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो आउट, बट द शो ऑफ डायरेक्टिंग गोज ऑन। बेटा इंसान तो आएंगे, इंसान जाते भी रहेंगे, लाखों एम्प्लॉय आएंगे, कुछ छोड़ेंगे भी, कुछ आते रहेंगे, कुछ जाते रहेंगे, लेकिन डायरेक्टिंग कभी बंद नहीं कर सकते। जिस दिन एक्चुअल वर्किंग बंद कर दी, ऑर्गेनाइजेशन बंद। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तब तक डायरेक्टिंग चलेगी। शो ऑफ डायरेक्टिंग गोज ऑन, बंद नहीं हो सकता। इसलिए बोलता है डायरेक्टिंग कॉन्टिन्यूअस है, तो गलत थोड़ी बोल रहे हैं। बेटा डायरेक्टिंग का फ्लो बोलते हैं डाउनवर्ड्स है। डायरेक्टिंग का फ्लो हमेशा डाउनवर्ड्स है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बाबू देखो ये क्या बोल रहा है, लो डायग्राम को थोड़ा साफ सुथरा कर दो, ऐसे समझ नहीं आएगा। बेटा बोलता है डायरेक्टिंग का फ्लो हमेशा डाउनवर्ड्स है, तो गलत थोड़ी बोल रहा है। डाउनवर्ड्स मतलब टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग ऐसे चलती है, कभी ऐसे नहीं चल सकती, कभी भी नहीं चल सकती। बेटा एक बात बताओ, सुपरविजन मतलब आप वर्कर लेवल पे हो, आप लोअर लेवल का काम देखोगे ठीक कर रहा है कि नहीं, आप मिडिल लेवल पे, आप टॉप लेवल का काम देखोगे ठीक कर रहा है कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्टिंग डाउनवर्ड्स चलती है। आपका लोअर, आपका अपर लेवल का जो पोजीशन होगी वही तो देखेगा ना आप काम ठीक कर रहे हो कि नहीं, वही तो मोटिवेट करेगा ना, वही तो आपकी नीड सेटिस्फाई करेगा ना बेटा। वही, उसी के तो बिहेवियर से आप इन्फ्लुएंस होने वाले हो। या कभी देखा बेटा टॉप लेवल वर्कर के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस हो गया, उसे कह रहे बताओ आप क्या करना चाहते हो, वही करते हैं, हुक्म मेरे आका। नहीं बेटा, डायरेक्टिंग का फ्लो हमेशा कैसा है, हमेशा डाउनवर्ड्स। ठीक है, और एक और कैरेक्टरिस्टिक है डायरेक्टिंग की, डायरेक्टिंग ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। ये अभी थोड़ी देर में समझ में आएगी। ठीक है, अभी आप आगे बढ़ो, एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। 2 पेज छोड़कर होगा, मतलब अब से दूसरा पेज, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग स्टार्ट हो रहा है। बड़े काम की बात, ये समझना। लास्ट टॉपिक है, कुछ 6 हेडिंग है, 6 में से 2 पहले पड़ी हुई है, बस 4 हेडिंग बोली है, छुट्टी। 4 मिनट की बात है, पूरे 4 मिनट की। बेटा टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। पहले इसका मतलब समझ लो बेटा, क्या मतलब है। बेटा देखो एक बात सुनो, एक ऑर्गेनाइजेशन में लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं, और हो सकता है बेटा उन लाखों एम्प्लॉय में से बहुत सारों के रिलीजियन अलग हो, बहुत सारे कोई कास्ट अलग हो, जेंडर अलग हो सकते हैं बेटा, एज वेल एज लैंग्वेज जो वो बोलते हैं वो भी अलग हो सकती है। लेकिन बेटा देखो, आपको इतना सब कुछ अलग होने के बाद भी एज अ टीम काम करना है ना, इकट्ठे काम करना है ना, इतना कुछ अलग होने के बाद भी, तो बेटा बोलता है अगर आप चाहते हो डायरेक्टिंग में एक्चुअल वर्किंग बहुत तरीके से हो, तो ये कुछ प्रिंसिपल सजेस्ट किए गए हैं कि कैसे डायरेक्टिंग को अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, टॉपिक का मतलब समझा, क्या है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग, समझ आया। इसमें से 2 प्रिंसिपल हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ रखे हैं। एक का नाम है यूनिटी ऑफ कमांड, पढ़ रखा है, कमांड देने वाला बंदा हमेशा एक होना चाहिए, पढ़ा हुआ है। एक और प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है बेटा, सेकंड लिखा है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। वहां पर इसका नाम था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आप अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस मत दो, ऑर्गेनाइजेशन के टोटल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस हो, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अपनी सैलरी भूल जाओ।
बेटा बोलता है अगर आप चाहते हो डायरेक्टिंग अच्छी हो तो हार्मनी होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव में। हार्मनी मतलब बैलेंस होना चाहिए दोनों ऑब्जेक्टिव में। आपने इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव को देनी है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो आपको तो सैलरी मैक्सिमाइज कर ही देगी ऑर्गेनाइजेशन, और यही कैरेक्टरिस्टिक थी फिफ्थ डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। बेटा डायरेक्टिंग आपके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में बैलेंस बिठाने का काम करती है, तभी ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाई झगड़े नहीं होते, स्टेबिलिटी बनी रहती है। वो यहां से थी हेडिंग, इसी वजह से मैंने वहां पर बोला था। अभी 1 मिनट रुक जाओ, मैं समझाता हूं। समझ आई बात? अब ये 2 हेडिंग क्लियर हो गई। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का यहां पर नाम है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव और यूनिटी ऑफ कमांड, तो क्लियर था ही था। 2 हेडिंग पूरी होगी, बची 4। पहली हेडिंग का नाम क्या है? मैक्सिमम इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। और 4th हेडिंग का नाम क्या है? यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्निक। हाँ, यूज ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। ठीक है। और फर्स्ट क्या है? मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। आपको बता देता हूं, दोनों में मैटर सिमिलर लिखना है। पहले समझ लो लिखना क्या है। बेटा देखो, पहली हेडिंग का नाम है मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। देखो, आपकी डायरेक्टिंग तभी अच्छी हो सकती है, आपकी एक्चुअल वर्किंग तभी अच्छी हो सकती है जब हर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करे, हर इंडिविजुअल का मैक्सिमम एफर्ट इन्वॉल्व हो। और वो कैसे हो सकता है मैक्सिमम एफर्ट इन्वॉल्व? ये क्या बोलता है बेटा? कहता है आप यूज करो सुटेबल मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। जिसको चाहिए पैसा उसको पैसा दो, मॉनेटरी इंसेंटिव अभी पढ़े थे ना, फाइनेंशियल इंसेंटिव। जिसको चाहिए बेटा प्रमोशन रिकॉग्निशन, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, उसको वो ऑफर करो। बेटा वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, वो मोटिवेट हो जाएंगे, तो आपके लिए वैसे ही मैक्सिमम लेवल पर काम करेंगे। और यही बात बोलती है 4th हेडिंग, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्टिंग टेक्निक। और यही बात बोलती है पहली हेडिंग, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। सिमिलर लेवल पे लिखना है। दोनों हेडिंग पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। अभी पढ़वा दूंगा बैच खत्म करने के बाद। 4 हेडिंग हो गई। अब बची 2, मैनेजरियल कम्युनिकेशन और 6th वन इज यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी थकी हुई है, ठीक है, ये भी कर लो। मैनेजरियल कम्युनिकेशन, बेटा सच में अगर मूड है डायरेक्टिंग अच्छा करने का, एक्चुअल लेवल पे काम करने का, बहुत बढ़िया लेवल पे, बेटा आपको ना कम्युनिकेशन अलाउ करना पड़ेगा अक्रॉस ऑल द लेवल। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में कमी पता है क्या होती है? टॉप लेवल से बात चलेगी, मिडल लेवल तक पहुंचेगी या पहुंचेगी नहीं आगे, या मिडल लेवल से पहुंचेगी तो लोअर लेवल तक पहुंचेगी, वर्कर लेवल तक पहुंचती नहीं बात। बेटा आप कम से कम उनको ऑब्जेक्टिव तो कम्युनिकेट कराओ। ऑर्गेनाइजेशन समझती है लोअर वर्कर हमारे लिए जरूरी होते नहीं। बेटा उनको टारगेट पता होगा तभी तो एफर्ट देंगे। आप उनको कुछ कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते, उनके सजेशन सुनना ही नहीं चाहते कभी। तो बेटा एक प्रिंसिपल है ये, मैनेजरियल कम्युनिकेशन अक्रॉस ऑल द लेवल मस्ट बी देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए रूल है ये। हर लेवल का कम्युनिकेशन अलाउड होना चाहिए बेटा। हर बात जो टॉप लेवल से चले लोअर लेवल को पहुंचनी जरूरी है। ऐसा नहीं होता बेटा आप मिडिल लेवल तक ही बात पहुंचाओ या लोअर लेवल तक ही बात पहुंचाओ, वर्कर को कुछ पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्टिव भी क्या है हमारा। ठीक है। एंड लास्ट वन इज यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो एक बात है बेटा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करना गधे को भी आता है। गधे को भी मैनेजर बना दोगे ना तो रूल्स एंड रेगुलेशन से तो काम निकलवा ही लेगा। रूल्स एंड रेगुलेशन से काम निकलवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। मजा तब है बेटा जब आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से काम निकलवाओ, आपस की रिलेशंस का फायदा उठाओ काम निकलवाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए काम निकलवाओ। सही टैलेंट वो है। तो ये क्या कह रहा है बेटा, आपको यूज करना आना चाहिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है जी, चैप्टर खत्म, भोग डल गया, बाय बाय।